गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से। गुड इवनिंग सभी लोगों को। संजीत, सुमन, रजनीश, विनय, कम ऑन बेटा, भारती, श्वेता, राधे राधे बेटा। आ जाओ सभी लोग, आइए खटाखट। आज मिसलेनियस है, आज मिसलेनियस है। वेलकम टू एडुटेरिया। बिल्कुल आइए। हैं, क्लास तो हो रहा है क्या? बिल्कुल, क्लास तो चल ही रहा है। क्लास में क्या प्रॉब्लम है? वेलकम टू एडुटूरिया। चलिए, आज तो मिसलेनियस है, इसलिए हमें कुछ समझना और समझाना है नहीं। साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही? एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बिंदास। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर ना? साउंड नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? सभी बच्चों के पास जा रही, रजनीश जी आपके पास नहीं आ रही है? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अमित जी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। दीपक, रवि रंजन, कमॉन बेटा, सुमन, पूजा, चलें। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। रमेश, आज बायो का लास्ट क्लास है। आज मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। हाँ, आज बिल्कुल मजा आने वाला है और बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है जो आपको घुमाएंगे नहीं, एकदम क्लियर रहेंगे। हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा है सवाल। ये टेस्ट ही है, ये समझ लीजिए, ये टेस्ट ही है। हाँ, यस, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूं टाइटन बैच में। बिल्कुल, उतने से तो वो मोर देन एनफ है, अगर उतना पूरा कवर हो जाएगा पूरा। हम्म, चलें। चलें, शुरुआत करते हैं फिर। आज थोड़ा फास्ट करेंगे, लेट हो गया। आज इधर बहुत तेज बारिश हो रही थी, नहीं तो आज 6 बजे से ही क्लास होता। आज का जो टॉपिक है वो विविध टॉपिक यानी मिसलेनियस टॉपिक, यानी जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है सबका मिला जुला रूप है। हाँ, बिल्कुल टेस्ट होगा। नवोदय में तो कोई पढ़ा रहा है शायद केमिस्ट्री ना। चलिए यहां पर देखते हैं हम। ओके, कम ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है आपके सामने है, आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने वाला है और आप खट से बताने वाले हैं, ये मुझे उम्मीद है। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी बेहिचक आप पूछेंगे। चलिए, आज समय से आए हैं। आज एक्चुअली क्लास नहीं थी ना, आज जो 4 बजे वाली क्लास थी वो थी नहीं, इसलिए हम समय से आ गए। क्लास रहती तो बेटा वो लगभग 6:30 तक छोड़ते ही हैं, फिर वहां से आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम्म, चलिए शुरू कीजिए। मैंने आज हिंदी और इंग्लिश एकदम अलग अलग सेपरेट कर दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। अंगक यानी कोशिकांग। कौन सा? प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं होते, है ना? बिल्कुल सी है ना। कोई दोनों बातें सही यहां लग रही हैं, क्योंकि कहां होते हैं इसमें, सही बात है। अगर कोई भी, जैसे देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आते? सेल दो टाइप की होती है, आप अच्छे से जानते हैं। सेल होती है एक प्रोकैरियोट
और एक होती है यूकैरियोट, है ना। तो प्रोकैरियोट कौन सी होती है? नहीं बेटा, अभी मैं पटना में हूं ना, तो स्टूडियो आना पड़ता है, इसीलिए तो लेट हो गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब ये वाली सेल बेटा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार, चाहे साइनो बैक्टीरिया, चाहे यू बैक्टीरिया, चाहे आर्कियो बैक्टीरिया, चाहे जिस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे वो इस टाइप के होंगे। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और ये बस। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है? केंद्रक भी होता है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम भी होता है, गोल्गी बॉडीज भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है कि नहीं? ढेर सारी चीजें होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइबोसोम में इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये एक भी नहीं है, तो बहुत सही है बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को छोड़कर, अगर हम बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को छोड़ दें तो सारे के सारे जीव यूकैरियोटिक हैं। दिमाग में धसा लो, ओके। यानी जीवाणु के अलावा, यानी यहां पर अगर आप चाहें तो जीवाणुओं के अलावा, यानी को छोड़कर, जीवाणुओं को छोड़कर सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। ये दिमाग में आप धसा लेना बस। एक ही है, जीवाणु है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है, बस इतना अगर आपको, हाँ, चाहे जो हो जाए, चाहे कवक हो, चाहे फंगस हो, चाहे एल्गी हो, है ना, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे जो हो, वो सब यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट जीवाणु। हाँ, बात क्लियर ना? तो इनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या हैं? गुड। तो बात क्लियर। नेक्स्ट, लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ वर्न आउट सेल पार्ट। यानी ये कह रहे हैं ये पुराने खराब हो चुके कोशिका भागों या कोशिकांगों को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ, सारे मोनेरा जितने आते हैं बेटा, सब मोनेरा। ओके ओके। अच्छा, यहां पर जो मैंने लिख लिया यहां पर लिख लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया। लो, एक को आपको लिख लेना होगा, एक को हिंदी, एक इंग्लिश। बोथ आर राइट, बिल्कुल सही है ना। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है कभी कभी। और मैंने आपको बताया था एपोप्टोसिस जो है उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, पुराने और खराब हो चुके कोशिका भागों को। अगर लाइसोसोम प्रॉपर काम ना करे ना बेटा, तो इसी से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती। कैंसर, यस, ट्यूमर होता है। तो यानी यहां पर दो बातें, दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल। कोशिका, तो कोशिका की क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, ढेर सारे पाचक एंजाइम होते हैं, आप जानते हैं, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो भी ये बहुत हाईली एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक। डिस्ट्रॉय डैमेज ऑर्गेनल्स, हेंस कॉल्ड सुसाइड बैग। ब्लड कैंसर नहीं, कोई भी कैंसर कर सकते हैं बेटा, किसी भी प्रकार का कैंसर कर, जहां की भी लाइसोसोम डिस्टर्ब होगी जिस भी सेल की, तो वहां पर ये हो सकता है। ठीक है ना? ओके गुड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन डीएनए और आरएनए के बारे में सही है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंड while RNA is single strand. RNA contains uracil instead of thymine. डीएनए को द्विसूत्री होता है जबकि आरएनए एक सूत्री होता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इसका वो नहीं ले लिए।
नेक्स्ट, बोथ आर करेक्ट। यहां पर भी है क्या? बिल्कुल। आप जानते हैं डीएनए कैसे होता है? डीएनए ऐसे होता है, और आरएनए तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और आपने देखा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है आरएनए। जैसे भाई अगर देखा जाए तो ऐसे होते हैं सारे, है ना, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और आपको पता है कि थाइमीन यूरेसिल हो जाता है थाइमीन की जगह। जैसे यहां पर आप देखें, एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ता है डीएनए में, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, यह डीएनए में होता है। लेकिन इसी स्थान पे अगर हम आरएनए की बात करें तो एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है। यह पाया जाता है आरएनए में, और यह पाया जाता है डीएनए में। यस, तो यानी दोनों सही। दोहरी कुंडली संरचना वाला होता है, जबकि आरएनए एक सूत्री। और आप जानिएगा कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनए किसका बना होता है? यहां पर थोड़ा समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि नहीं, एक पॉइंट आप सुनिएगा, थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में हल्का सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, जान जाएंगे आप। जैसे बात कर ले अगर हम बेटा डीएनए और आरएनए की, है ना, तो डीएनए और आरएनए ये दोनों जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए प्रोटीन किसके बने हैं, तो प्रोटीन बोलेंगे सर ये एमिनो एसिड्स के, कई एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, यानी अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं, कई एमिनो एसिड्स जो है वो जुड़ जाते हैं तो बन जाते, जैसे एमिनो एसिड्स ढेर सारे जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ये। इसी तरीके से जब हम सेलुलोज की बात करते हैं, बोलो, अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं किसमें बेटा, किसमें, सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है बोलो? सेलुलोज भी एक बायोपॉलीमर है। अगर ऐसे ही ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, अगर 15,000 ग्लूकोज के, लगभग 15,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐसे सीधे जुड़ जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? सेलुलोज। ये बात साथ। इसी तरीके से बेटा डीएनए भी, यानी ये दोनों जैव बहुलक है कि नहीं? ये दोनों क्या है? बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर यानी जैव बहुलक। ये सब क्या है? जैव बहुलक। जैव बहुलक का मतलब, जैव बहुलक का मतलब जो शरीर जीवों के शरीर में जो बहुलक बनते हैं, तो प्रोटीन भी तो बहुलक है एमिनो एसिड का, सेलुलोज भी तो बहुलक है, स्टार्च भी तो बहुलक है ना, ग्लाइकोजन भी तो बहुलक है, सारे बहुलक ही तो हैं। तो ऐसे ही, हां बिल्कुल, सेलवाल इसी से बनती है, आप जानते हैं सेलुलोज। स्टार्च कह देते हैं, अगर हम स्टार्च बोल दें, स्टार्च भी बहुलक है, वो भी किसका है? ग्लूकोज का। लेकिन ग्लूकोज इसमें सीधे नहीं लगे रहते हैं, बल्कि कैसे लगे होते हैं बेटा? यहां पर भी ग्लूकोज लग जाता है, यहां पर भी लग जाता है, यहां पर भी कभी कभी लग जाता है। अगर इस तरीके का बना हुआ स्ट्रक्चर है तब उसको हम स्टार्च कहते हैं। अगर ऐसे सीधे ही सारे के सारे जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में तो हम उसको सेलुलोज कहते हैं। तो यानी ये भी देखो पॉलीमर है और ये भी पॉलीमर है, तो जीवों के अंदर बनता है इसलिए इसको बायोपॉलीमर बोलते हैं। तो ऐसे ही डीएनए, डीएनए भी ये क्या बेटा? बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर। अच्छा, इसका मोनोमर क्या है? एमिनो एसिड। इसका मोनोमर क्या है? ग्लूकोज। इसका मोनोमर क्या है? ग्लूकोज। अब इसका जो मोनोमर होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से समझिएगा, है ना, बात पहले समझिएगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेटा 3 अणुओं से बने, यानी 3 मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एक होता है सुगर, एक सुगर होती है, और एक क्या होती है? एक होती है यहां पर फास्फेट। एक फास्फेट, एक सुगर, और एक नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेस। वही 4 होते हैं एनिडो, है ना, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसी का बना होता है। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब देखिए, इसको समझिएगा। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, ऐसे ही बना होता है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है न्यूक्लियोटाइड। इसको यहां पर देख लीजिएगा, हम यहां से इसको एक ले लेते हैं। और न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होंगे, कौन कौन?
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यहां पर ध्यान से समझिएगा ना तो आसानी से आप पूरा डीएनए एक झटके में समझ जाएंगे। तो डीएनए भी मैंने कहा क्या, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों। क्या सब एक साथ बोल रहे हो मेरे लालों? क्या बात कर रहे हो एक साथ? ठीक है, तो ये क्या क्या होता है? ये तो फास्फोरस होता है यानी फास्फेट ग्रुप होता है, एक सुगर होता है। ये कौन सी सुगर होती है? पेंटोज सुगर में कौन सी? इसी का नाम है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज है। और ये क्या बेटा? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजन का क्षार, नाइट्रोजन बेस। और ये फास्फेट ग्रुप है। ये तीन मिलकर के बनते हैं क्या? एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही 3 अरब न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आपके एक सेल का क्या बनता है? हां, क्या बात समझिएगा? तो न्यूक्लियोटाइड, अब अगर ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बन जाते, ध्यान से देखिए, हम एकदम बेसिक आप समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत आनंद आएगा इसको समझने में। ये देखिए, ये हमने ये थोड़ा बड़ा कर लेते, अब ऐसे ही कितने आ जाते हैं? ऐसे ही मैंने कहा 3 अरब एक साथ ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कितने जुड़ जाते हैं? 3 अरब। अगर हम कह दें, ये देखिए ऐसे इधर जुड़े हैं, यहां इससे ये जुड़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया ना, जुड़ ही तो गया। और अब यही वाले को हम क्या करें? इसी को एक और बना दें, हम एक और ले लें इसको, और इसको हम ना उलट दें। इसको हम क्या करेंगे? इसके उलट करके, इसके साथ 2 लगे होते हैं, इसके साथ कितने लगे होते हैं? ये देखो, देख रहे हैं, ये जुड़ गया, एकदम उल्टा लगा। ये इधर लगता है तो ये इधर लगता है। अब यहां पर अगर आप अगर ध्यान दें, ध्यान से समझिएगा, तो ये इसको ये क्या? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, समझिएगा, समझ पा रहे हैं? ये एक न्यूक्लियोटाइड और कई मिल जाते हैं तो उसी को तुम पॉली बोलते हैं, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर अगर एडेनिन हो जाए, यहां पर ग्वानिन हो जाए, यहां पर थाइमीन हो जाए, और यहां पर साइटोसिन हो जाए, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? थाइमीन, ग्वानिन का साइटोसिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, और साइटोसिन ग्वानिन। यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। देख रहे हैं ना? तो ये जो होता है ना बेटा, यहां पर आपको यही तो समझना है लल्ला, और कुछ इसमें है थोड़ी। देखिए, तो ये देखिए, अगर आप अगर एक एक को देखते जाएं तो देखो कितने, ये क्या है? ये क्या है बोलिए? ये न्यूक्लियोटाइड है। कई न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे मैंने कहा 3 अरब न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए बोलते पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की द्विकुंडलित संरचना होती है। समझ पा रहे हो? समझ गए ना? हां, तो द्विकुंडलित संरचना इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा। यानी ये, अब आप समझ पा रहे हो? तो ये है डीएनए। तो डीएनए क्या है? कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बस इतना ही समझ लेना, है ना? कौन सा सेकंड वाला कैसे समझेंगे? एक आप समझ गए तो उसके साथ में अपोजिट ही रहेगा, ये तो आपको समझ ही जाना होगा। बस ऐसे ही कितने होंगी?
यहां पर अगर हम आपको दिखाएं, कहीं देखते हैं, कहीं मिलता है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप काहे घबरा रहे हैं, हम सब सारी चीजें आपको दिखा देंगे लल्ला, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। यहां एक आपको आइडिया लग जाएगा। यहीं से निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जा रहा है नहीं तो। ये तो नहीं खुल रहा है भाई, क्या करें क्या ना। ये खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। हाँ, आपको बस समझना है बेटा, रट्टा नहीं मारना इसको। ये देखिए, यहां अगर आप इसको समझेंगे लल्ला तो आप देखिए, ये डीएनए, ये तो डीएनए सब जानते हो ना। बिल्कुल, देख रहे हैं ना, ऐसे। अब इसी को क्या कर दिया मैंने, यहां पर ऐसे खोल दिया, ये देखो, ये दिख रहा है। इसको अब हम छोटा करते हैं, इस वाले, ये सारे एडेनिन थायमीन ये देखिए, इस वाले को, यही वाला हमने आपको बताया। देखिए, एक खेल, एक संरचना यहां पर इस तरफ लगी हुई, और इसी का जस्ट देखो उल्टा यहां पर लगा हुआ है। तो ये यहां से अगर हम बीच में इसको कट करके देखें बेटा, ये देखो, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये देखो, वही चीज तो है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यही तो देखो, ये यहां से लेकर के यहां एक फॉस्फेट, यहां से लेकर के एक न्यूक्लियोटाइड, यहां से लेकर के एक न्यूक्लियोटाइड, यहां से लेकर के एक न्यूक्लियोटाइड, यही तो सीखना है आपको। हाँ, बात क्लियर ना, एकदम हूबहू वही। अच्छा, हम बताना क्या चाहते हैं, इसका जो जीन होता, जीन पैटर्न, जीन पैटर्न में बेटा ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखे जाते हैं नाइट्रोजनी बेस, इसको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। और बेस पेयर से ही सब कुछ होता है। आप कैसे बने हो, बेस पेयर से। बेस पेयर का सीक्वेंस गड़बड़ाया तो सब खत्म हो जाता है। तो इतनी बात डीएनए के बारे में समझेंगे। आरएनए यही सिंगल हो जाता है तो आरएनए हो जाता है, बस थाइमीन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है, बस, और कुछ नहीं। बात क्लियर, डीएनए के बारे में हल्का फुल्का समझ में आई। ओके, गुड। नेक्स्ट, चलिए बताइए। हाँ, अच्छा, ये नहीं बताया ना, एडेनिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, और सॉरी, एडेनिन हमेशा थाइमीन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। अरे आने दो, केमिस्ट्री में आएंगे ना तो एक बार फिर हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, आप घबराओ नहीं। जब बॉन्ड आएगा, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन वाला, तो वहां पर हम और समझा देंगे आपको, एक बार याद दिलाइएगा बस। सी, पक्का। ओ रक्त समूह वाले सभी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, ए बी रक्त वाले सभी व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है ना ये देखो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं बेटा, और उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ये डोनर। जाइलम और फ्लेम के बारे में सही है,
क्या चीज वर्षा, किस बात की बेटा? अच्छा ये वाला सवाल करो, फिर हम आपको बताते हैं। तो पूरा ब्लड ग्रुप पढ़ा देते हैं हम, 10 मिनट के अंदर हम ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाते हैं। इसको देखो, इसको कर लो, फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल अभी बेटा अभी, डोंट वरी, बस 5 मिनट का टाइम दी। इसको इसको करो तो पहले। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। जाइलम का रट ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जाइलम जल और खनिज पदार्थ को ऊपर की ओर लेके जाता है क्या? बिल्कुल सही है। अब फ्लोएम भोजन को ले जाता है, ये दोनों सही है। गुड, वेरी गुड। आइए हम 1 मिनट के लिए समझते हैं ब्लड ग्रुप वाला। तो ये बात सही है, देखिए अपवर्ड जाता है। और एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखना बेटा कि जाइलम जो होता है ना, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। ठीक है ना? संवहन का मतलब पदार्थों का संवहन करते हैं। और जो फ्लोएम वाला है ना, जो सारी छाल होती है पौधे की, प्लांट की जो छाल है वो फ्लोएम है, और जो उसकी लकड़ी है वो जाइलम है। ये आप जानते हो। ये वाला जो फ्लोएम होता है ना, ये लिविंग होता है, इसके लिविंग सेल का बना होता है। सारे लिविंग सेल होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। और ये डेड वैस्कुलर टिश्यू है। ये कैसा है? डेड वैस्कुलर टिश्यू इसको बोलते हैं। यानी ये क्या है? मृत संवहनी ऊतक है। इसमें एनर्जी की, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप ले जाता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में ये एटीपी खर्चा नहीं करता। हां, ठीक है ना? ये तो लिविंग सेल में आप देख सकते हैं कि ये एटीपी का खर्चा करता है। इसमें जो फ्लो होता है, जाइलम का जो फ्लो होता है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें यूनी डायरेक्शनल होता है। यानी एक ही, सिर्फ नीचे से ऊपर ही जा सकता है। यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय। यानी क्या होता है? एक दिशीय संवहन होता है बेटा, एक दिशीय संवहन। जबकि इस वाले केस में अगर देखें तो बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय, सभी दिशाओं में जाता, इसलिए इसमें एटीपी इसमें नहीं चाहिए और इसमें एटीपी चाहिए। चूंकि हर दिशा में ले जा रहा है ना, तो ये आप समझ गए कि लिविंग टिश्यू, लिविंग वैस्कुलर टिश्यू। हां बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनी डायरेक्शनल होता, नीचे से ऊपर ले जाएगा और ये हर जगह ले जाएगा, और हर जगह ले जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं, एनर्जी क्यों नहीं खाता? क्योंकि ये केशिकत्व के द्वारा ऊपर चढ़ता है और उसको एनर्जी चाहिए चढ़ाने के लिए। ये है। हां, बात क्लियर? ये है। नहीं 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 नहीं, उल्टा देखो। अरे भाई, केशिकत्व तो जानते हो बेटा, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि छोटी छोटी पतली पतली पाइपों में, है ना, द्रव का ऊपर चढ़ना। तो जो जाइलम होता है ना, जो जाइलम, जाइलम में जो जल ऊपर चढ़ता है वो इसकी वजह से, केशिकत्व की वजह से। किसकी वजह से बोलो? केशिकत्व। तो केशिकत्व में कोई एनर्जी लगती है क्या? वेद, कोई नहीं लगती। लेकिन वैस्कुलर जो होता है, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम को इधर भी ले जाना है, इधर भी ले जाना है, नीचे भी ले जाना है, बगल भी ले जाना है, हर पार्ट्स में लेके जाता है ये। तो इसलिए उसमें एनर्जी लगती है। वो तो केशिकत्व से काम करता है ना, इसलिए ग्रेविटी से यहां कोई रिलेशन ही नहीं। ओके ना? यहां से ग्रेविटी से लल्ला कोई रिलेशन नहीं है मेरे कलेजे के टुकड़े, समझे? अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा उस पर, बच्चों का डाउट है ये, हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हो कि 1900 ईस्वी के आसपास कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। इन्होंने क्या किया? कई लोगों का सैंपल लिया, कई लोगों का सैंपल लिया, 1 2 3 कई।
इनमें से क्या किया, ये कई लोगों का सैंपल लेकर के, आप जानते हैं एक चीज अगर हम आपसे पूछें, एक चीज अगर हम आपसे पूछते हैं, शुरू शुरू में आप जानते हैं ये सेल है आरबीसी, क्या है ये बोलो, आरबीसी। इन्होंने कई लोगों के सैंपल में आरबीसी को लिया। आरबीसी भी तो एक सेल होती है बेटा, आपको पता है आरबीसी क्या है, एक सेल है ना। और सेल की बाहरी जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, आपको पता है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है, जानते हैं ना। तो ऐसे ये भी बनी है, लेकिन इसमें ना कुछ स्पेशल प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनके बाहरी में कुछ में पाया जाता है स्पेशल प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। मान लीजिए मैंने ये कहा ये एक अलग टाइप का प्रोटीन है, एक अलग टाइप का इसमें मिला, तो इसका इन्होंने नाम रख दिया ए। एक में जब दूसरे रंग का दूसरे प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन ही है, और यही ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा गया। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को, ये वास्तव में क्या है बेटा, एक प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, इसी को कहा गया एंटीजन, क्योंकि ये सक्रिय करती है एंटीबॉडी को, इसीलिए इसका नाम एंटीजन रखा गया। समझिएगा, समझ में आया, बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन होती है बेटा इस पे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ए रखा। पहली बार जब इनको नया मिला तो सोचे कि कई प्रकार का होगा, ए टू जेड होगा, तो पहली बार इन्होंने ये देखा। दूसरी वाले पे जब देखा ना तो ये कहे करे ये तो अलग टाइप का है, तो इस वाले को क्या करते, इन्होंने इसका बी रख दिया। और ये भी कहे कि जिसमें जो एंटीजन मिलेगा वही उसका नाम रख देंगे ब्लड ग्रुप का। तो इसमें ए मिला तो इसका नाम ए हो गया, इस पर बी मिला तो इसका नाम बी हो गया। ठीक है, अब एक पर देखिए क्या इन्होंने देखा कि दोनों मिल रहे हैं, ये वाला भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो इस पर क्या रखेंगे नाम इसका, इसका रखेंगे ए बी। और एक में देखा कि कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, एक में इनको कोई ग्लाइकोप्रोटीन ही नहीं मिला, तो इन्होंने इसका रख दिया जीरो ब्लड ग्रुप। इसका नाम क्या रख दिया, जीरो ब्लड ग्रुप, तो जीरो हो गया वो। हालांकि आप जानते हैं अमेरिकन लैंग्वेज ने इसको फिर यूज किया, जीरो को अमेरिका में ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, ओ बोलते हैं, इसलिए हम लोगों ने भी कहा चलो ठीक है ओ बोलते, फिर अब ब्लड ग्रुप ओ हो गया, नहीं तो वास्तव में वो तो जीरो ही था। यहां पर क्या है, ए भी है और बी भी है, तो ये हो गया बी। अच्छा ये बताइए, ये जिससे निकाले आपको एक चीज तो और पता है ना कि ब्लड जो बना होता है, ब्लड वो दो पार्ट से बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। सेल में तो आपने देखा तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, ये तीन है लल्ला। और ये क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा तो आपको पता है 92% तो पानी पानी है, कुछ प्रोटीन है, कुछ उसके न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के ट्रांसपोर्ट करती, आपको ये पता है प्लाज्मा। तो ये बताओ, ये जिससे जिससे निकाले होंगे उनमें भी तो प्लाज्मा होगी लल्ला, बोलो। एक नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप कई खोजे गए, ओके ना निशु, ब्लड ग्रुप 30 टाइप के होते हैं, आपसे मतलब नहीं 30 टाइप के कि अब गोल्डन ब्लड ग्रुप भी पढ़ने लगो, एंटीजन पढ़ने लगो, कि एमएन पढ़ने लगो, बॉम्बे पढ़ने लगो, है ना, ढेर सारे इकरा पढ़ने लगो, आपसे उनसे मतलब ही नहीं है इकरा पिकरा का, जो है उतने याद कर लो, वो बड़ी बात है। हाँ, अगर करंट में कोई चीज आता है तो ये बात अलग हो सकती। हाँ बिल्कुल, तो आप यहां समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर तो भाई हर एक ब्लड में प्लाज्मा तो होगी ना, तो इसमें की इसकी भी प्लाज्मा होगी, ये प्लाज्मा, ये प्लाज्मा, ये प्लाज्मा, ये प्लाज्मा, ये और ये। अब यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, इस वाले ब्लड ग्रुप में इसको एक्टिव बनाने के लिए इसके अगेंस्ट इसकी प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा है बेटा, ये प्लाज्मा है और ये आरबीसी, आपको पता है नीचे वाला प्लाज्मा ऊपर वाला आरबीसी, आप जानते हो। इस वाले में बी रखा गया, इसमें बी एकदम एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन, ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन एक दूसरे के जानी दुश्मन, बिल्कुल ओके ना। और यहां पर दूसरे वाले में ये बी का क्या होता है, ये ए होता है, इसमें ये इसलिए होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है इनका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको एक्टिव बनाता है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपके बॉडी में आरबीसी एक ऐसा है,
ऐसा ऑर्गेनेल है, ऐसा एक सेल है, ऐसा पार्ट है जो कि अगर काम नहीं करेगा तो पूरी शरीर बेकार हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये इसको एक्टिव करते हैं। अच्छा, इसमें एक्टिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों जानी दुश्मन आमने सामने हैं। अच्छा, इसमें कोई नहीं है इसलिए इसमें ए और इसमें बी, बस। अच्छा ये बताओ, अगर कोई ब्लड होगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी होगा कि नहीं? और आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ बॉडी। ये सोल्जर है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा फालतू अगर कोई आ गया बॉडी में। तो इतना ब्लड ग्रुप ये होता है। अब यहां पर आप ये देखो कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। इसकी अगर टेबल आप एक छोटी सी बना करके देखे होंगे तो आप जानते होंगे, है ना? है ना? क्यों नहीं दे पाता इसको आपको समझना होगा। कैसे? अच्छा, आपको क्या लगता है कैसे यहां पर ये प्रॉब्लम होती है? देखिए यहां पर आप समझिएगा बेटा, जैसे मैंने कहा ये है ब्लड ग्रुप ए, मैंने यहां ब्लड ग्रुप ए ले लिया, यहां लेके आता हूं मैं ब्लड ग्रुप ए यहां है, और ये ब्लड ग्रुप बी है, ओके ना? मैं यहां ब्लड ग्रुप ए लिया। आप ये बताओ ये इसको दे सकता या नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। क्या ये इससे ले सकता है? क्या नहीं ले सकता? क्यों? क्यों नहीं ले सकता? ये भी पॉइंट आपको सीखना है। और एक पॉइंट यहां पर यह भी देखना है आपको कि भाई हम इसको, एक सेकेंड, इसको भी लाते हैं तभी तो समझ पाएंगे आप। फिर उसके बाद आप यहां पर ये और इसको ले लेते हैं, हम बी को ले लें या ए को ले लें, किसी को ले लेते, चलो दोनों को ले लेते। दिख रहा है ना? यहां पर समझिए क्यों नहीं दे पाएगा, यही तो सीखना है। क्या ये इसको दे पाएगा? क्या ये इसको दे पाएगा? क्या ये इसको दे पाएगा या ये इसको दे पाएगा? बोलिए। तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो सही होगा, ये तो दे लेगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। आप बोलेंगे सर ये वाला तो सही होगा, लेकिन ये वाला सही नहीं होगा। यही बात है ना? मतलब ये वाला सही नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो बेटा, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एंटीबॉडी का यहां रोल नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो यहां पर ये वाले में क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं, इनका क्या प्रॉब्लम है? या यहां तो सारे हैं एंटीबॉडी, इनका थोड़ा जोड़ के बताइए, इसको इसमें क्यों नहीं दे पा रहे? उल्टा। यहां पर समझिएगा, यहां एंटीबॉडी और एंटीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, हां, अच्छा ठीक है, तो ये वाला कैसे आ गया इसमें? आप ये वाला दे दिए इसमें तो एक एंटीजन तो अलग हो गया। आप अच्छा ये बताओ मेरे लाल, इस वाले केस में फिर आप कैसे हमको एक्सप्लेन करोगे, ये बताओ। चलो एक ओ हम ले लेते हैं, ओ ले लिए, और फिर एक हम ए ले लेते हैं। यहां थोड़ा हमको समझाइए कि ये इसको नहीं दे पा रहा है जबकि ये इसको दे दे रहा है, क्यों? अब इसमें भी जाएंगे तो इसमें अलग से एंटीजन भी तो आ गया भाई। एंटीजन को बताओ आप, इसमें अलग से एंटीजन तो आ गया, प्रॉब्लम हुई ना? हाँ पहले यहां पर बताओ आप। भाई आप देखो ये यहां पर आएगा तो यहां तो दो एंटीबॉडी हैं, इस केस में कैसे एडजस्ट कर पा रहा है? जब ये इधर इसके एडजस्ट कर पा रहा है तो ये क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहा है? अरे ओ में तो दोनों एंटीबॉडी हैं, एंटीजन नहीं है। नहीं, आप कॉन्सेप्ट एकदम गलत मत रखिए। यहां से क्या मतलब बेटा? यहां से आप बताओ ना, कोई कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? आप बोलेंगे कह रहे सर इसको क्यों नहीं दे पा रहे, ये वाला कैसे चला रहा है? यहां तो, यहां पर भी तो देखिए एंटीबॉडी ये और बी है, यहां तो एक ही है,
तो इससे क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहा है ये? हाँ, तो इंटीजर नहीं है तो एंटीबॉडी तो है, तो ठीक है ना, इसको इसमें डाल दो। रजनीश मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, तो इसको इसमें डाल दो, क्या दिक्कत है? जब नहीं एंटीजन है तो इसको भी कोई नहीं होना चाहिए था भाई। जब कोई नहीं है तो इसी को इसमें डाल दो, क्या दिक्कत है? जब आप इसमें दे सकते हो तो इसमें क्यों नहीं दे सकते? ओ को ए को दे सकते हो। हां, यस, अभी बात रोशनी ने सही की। यहां पर ये एंटीबॉडी की कोई देने यानी ट्रांसफ्यूजन में इस एंटीबॉडी की बात नहीं होती। ट्रांसफ्यूजन में डब्ल्यूबीसी वाले एंटीबॉडी की बात होती है। भाई हर एक एंटीबॉडी तो डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है? जितनी भी एंटीबॉडी बनती है बेटा वो होती तो डब्ल्यूबीसी है ना। हाँ, टोटल कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। देखो कंफ्यूजन नहीं, अब एकदम क्लियर कट समझो। अब ठीक है, आप समझ गए। इस वाले एंटीबॉडी से ट्रांसफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात ध्यान में रख लीजिए। ओके, अब कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे इसको देखो। चलो हम एक नया पेज लेते हैं तब आपको समझाते हैं। इसके एक नया पेज लेते हैं तो आपको समझाते हैं। यही वाला पेज लेते हैं हम, दूसरा ले ले, उसको छोड़ दिए। हम यहां से इसको हटाते हैं। देखो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बेटा, इससे ट्रांसफ्यूजन से बहुत ज्यादा कोई मतलब लेना देना है नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने क्या बताया, ये ब्लड ग्रुप होगा तो इसकी अलग डब्ल्यूबीसी होगी। जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ये है, और एबी के पास तो दोनों हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है। कौन सा? बी वाला, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, और सॉरी, बी वाला कैसे होता है, ऐसे समझिएगा बस। बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रखे रहिएगा, वो उससे हमेशा आप कंफ्यूज होते रहेंगे। बिल्कुल बेटा, बहुत पूछा जाता है, आप समझिएगा। देखिए ध्यान से, हम इस वाले को यहां से दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला यहां पर नहीं दिया जा सकता। क्यों? देखिए इस वाले से तो इसको तो आप दे सकते हो ना, इसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, यही समझना। इसके एंटीबॉडी से कोई लेना देना नहीं है। इसके डब्ल्यूबीसी और इसके डब्ल्यूबीसी लेना देना है, ध्यान से समझिएगा। एंटीबॉडी से मत, हां वो डब्ल्यूबीसी भी जो है एंटीबॉडी होंगे, लेकिन जो ये वाले एंटीबॉडी है इससे मतलब नहीं, ध्यान से समझिएगा। इसका डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी समझ, और इसका डब्ल्यूबीसी। आपको पता है कि आपके ब्लड में अगर कोई भी फालतू चीज गई तो आपका डब्ल्यूबीसी बर्दाश्त करेगा? वो लेकर के फोर्स दाएं 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 मारना शुरू। एक मच्छर आपको थोड़ा सा एंटीकोगुलेंट डालता क्या है, आप देखते हैं कितनी वहां पर लड़ाई हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। ध्यान से समझोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो आप एंटीजन एंटीबॉडी लेकर के घूमते रहो, हमेशा कंफ्यूज पड़े रहोगे। ध्यान समझिएगा, ये एंटीबॉडी किसकी है, ये एबी की है। ये एबी, डब्ल्यूबीसी किसका है, एबी का, ये ए का। ये हमेशा अगर आपके बॉडी में कोई भी पार्ट जाएगा तो आपके एंटीजन मतलब डब्ल्यूबीसी के लिए वो दुश्मन हो जाएगा, चाहे जो जाए। जब ये वाला इसके पास डाला जाता है, इस वाले के पास, तो ये डब्ल्यूबीसी इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, इसको लगता है कि ये तो हमारे पास पहले से है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? लेकिन जब हम इसको इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका डब्ल्यूबीसी यानी इस वाले का, ये ब्लड है ना, ए ग्रुप का ब्लड, तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी है इसको तो पहचानता लेकिन इसको नहीं पहचानता, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। हां, अरे पहले इसको तो सीख लो, हम उसको बताते हैं अभी। भारती पहले इसको सीखो, इतनी बात ठीक है, गुड। अब ऐसे ही किसी में भी आप लगा लो, किसी में भी लगा लो। यहां पर देखो बेटा, यही वाली चीजें। अब इसका हमेशा डब्ल्यूबीसी को आप नोटिस करेंगे, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसका डब्ल्यूबीसी क्या इसको पहचाना है, नहीं पहचाना, तो जैसे डालेंगे वैसे ही मार देगा।
इसका WBC डालेंगे तो ये मार देगा। अब बात होती है इसकी, यहां वाले को आप देखो, आप वैसे जानते हैं कि इसको हम नहीं दे सकते, लेकिन इसको हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं यही समझो, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे बेटा, इसका भी WBC लीजिए और इसका भी WBC लीजिए। तो इसका WBC, अच्छा ये अगर इसमें आ जाएगा तो कोई आया क्या, कोई आया, कोई एंटीजन आया इसमें? भाई एंटीबॉडी जो है एंटीजन के खिलाफ होता है ना, पहले आप समझिएगा। तो जैसे यहां पर कोई एंटीजन है क्या? कोई एंटीजन नहीं है ना, कोई एंटीजन नहीं है। तो ये इसको लगा कोई आया ही नहीं, ये समझ ही नहीं पाया कि कोई नया कोई आया, क्योंकि कोई आया नहीं। क्योंकि जब तक एंटीजन नहीं रहेगा तो क्या करेगा WBC? WBC किसके खिलाफ काम करता है? एंटीबॉडी के लिए खिलाफ, कि एंटीजन दुश्मन के खिलाफ करता है, दोस्त के खिलाफ नहीं। एंटीबॉडी आपके बॉडी के दोस्त हैं, एंटीजन आपके दुश्मन है। तो कोई आया इसके पास? कोई नहीं, तो इसलिए नहीं। लेकिन जब आप इसको दोगे तो इसका WBC, तो पहले कोई नहीं था, एक नया आ गया, इसको मार देगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखेंगे तो आप सब कर ले जाओगे। अब आप किसी को भी कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर WBC के बिहाफ पे करोगे तो। ओके, यस, समझ गए? ये बात समझ गए कि नहीं? बात क्लियर हो गई? हां, डेथ हो जाता है, बिल्कुल। हां, इतनी बात क्लियर हुई कि WBC को आप कॉन्सेप्ट बनाएं कि ये वाला, जैसे भाई ये O ब्लड ग्रुप है तो O ब्लड ग्रुप में तो अलग WBC होगा, A ब्लड ग्रुप है तो इसका WBC अलग होगा। ये किसी को पहचानेगा, जब ये आएगा तो इसको कैसे पहचान पाएगा? भाई यहां नया आ गया ना, जैसे आपने इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया, इस व्यक्ति को दे दिया, तो एक नया कोई चीज गया ना। बस ऐसे समझोगे तो आप कोई भी आप कॉन्सेप्ट बना लो किसी पर भी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंटीबॉडी और एंटीजन, ये भी एंटीबॉडी ही होंगे बेटा। एंटीबॉडी का मतलब क्या? आपके बॉडी के प्रतिरक्षी सब एंटीबॉडी हैं। और एंटीबॉडी WBC होता है या और कोई होता है? एंटीबॉडी क्या है भाई? सैनिक आदमी ही होते हैं या कोई रोबोट आते हैं? आदमी ही सैनिक बनता है ना। तो यहां पर भी यही है। अब किसी में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, आप किसी में भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता अगर आप इस टाइप से समझ पाए तो। इसीलिए मैंने बना दिया, देखिए यहां से हम दे लेते हैं, इसको दे लेते हैं, तो सबका WBC आप लिखो, इसका भी WBC देखो, इसका भी WBC देखो। तो भाई आप देखो यहां पर एक पॉइंट देखो, ए वाले इसको दे दिए तो ए वाला ये WBC है, इसने तो देखा अरे हमारे पास ए तो ऑलरेडी है ही है, तो ये दे दिया इसको, कोई दिक्कत। लेकिन जब ये वाला इधर जाएगा तो ये WBC इसको तो पहचान लेगा, इसको कहां पहचानेगा? तो मार देगा। ऐसे यहां पर बी वाला इसको दे दिए तो इसने देख लिया कि अच्छा हमारे पास तो है, लेकिन जब ये वाला इसको देगा तो भाई बी तो पहचान लेगा, लेकिन ए को कहां पहचानेगा? गॉट इट? गुड, वेरी गुड। तो ये है आपका। अच्छा, इसके 40 वर्षों बाद, इसके 40 वर्षों बाद फिर साइंटिस्ट आते हैं, वही 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर साहब आते हैं, लैंड स्टीनर एंड वीनर, और इन्होंने एक खोज की थी RH फैक्टर की। वास्तव में RH फैक्टर क्या है? इन्होंने सबसे पहले एक बंदर था जिसका नाम था रिसस मंकी, रिसस मंकी, रिसस मंकी था, जिसमें इन्होंने देखा कि उसके RBC पर एक अलग टाइप का भी एंटीजन पाया जाता है। जैसे ये पाए जाते थे ऐसा ही था, लेकिन अलग टाइप का था। ये देखो, ये इस टाइप का था, अलग टाइप का एंटीजन था, अलग टाइप का एंटीजन था। ये देखिए, अलग टाइप का जो एंटीजन था, उस एंटीजन को इन्होंने क्या नाम रखा? एंटीजन या फैक्टर? एंटीजन को ही फैक्टर बोलते बेटा। एंटीजन क्या था? अब नाम किसमें खोजा गया? रीसस। तो रीसस की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? RHEUSS। तो इसलिए इसी का नाम रख दिया इन्होंने RH एंटीजन। और फिर बाद में देखा कि
अरे भाई ब्लड ग्रुप सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, मानव के भी आरबीसी पर अगर मान लीजिए ये ए है, इसमें एंटीजन ए वाला पाया जा रहा है और साथ ही ये भी पाया जा रहा है, तो इस वाले को इन्होंने कहा ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव। और अगर सिर्फ ये पाया जाता है, यानी ये ए भी है और ये आर एच है, दोनों पाया जाएगा तो पॉजिटिव। अगर एक पाया जाए यानी ये वाला ना पाया जाए, यानी आर एच इसमें क्या हो, अब्सेंट हो, तो इसको बोलेंगे ए नेगेटिव। तो जिस पर आर एच उपस्थित उसको पॉजिटिव, जिस पर आर एच नहीं है उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। तो ऐसे ही चला पता। अब यहां पर भी ये क्या होगा, आर एच पॉजिटिव वाला अगर निगेटिव को देगा तो प्रॉब्लम आएगी। अरे पहले सुन लो जी, आप ही लोग बोलते हो कि समझाइए, फिर बोलते हो कि सर चलिए, तो बोलो एक ही बात होगी ना, या तो समझा लें या तो कहिए चल ले। बोलो, जब समझा रहे हैं तो बोले सर चलिए, और नहीं समझाते तो बोलते सर समझाते नहीं, तो अजीब अजीब हो है भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट आप समझिएगा। अगर ए पर है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो इसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अब यहां पर भी वही लोचा होगा, यहां पर ये समझिए, ए पॉजिटिव और यहां पर ए नेगेटिव। इसके पास कौन है, हम क्यों नहीं दे सकते, क्यों प्रॉब्लम होगी, यहां पर ए वाला भी है और ये वाला भी है, ए और आर एच दोनों है, और इसके पास सिर्फ कौन है, ए है, आर एच तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है, अब देखो बेटा, इसका डब्ल्यूबीसी और फिर वही है इसका डब्ल्यूबीसी, ये वाला अगर इसमें दोगे तो डब्ल्यूबीसी इसको तो पहचाने, इसको पहचाने क्या, खत्म। लेकिन अगर हम इसको दे दें तो ये चला जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ये डब्ल्यूबीसी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये है ही। यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है। बात क्लियर हुई, यही प्रॉब्लम होती है बेटा कि ए पॉजिटिव, देखिए इसीलिए ओ नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, ओ नेगेटिव क्या है, ओ यूनिवर्सल डोनर। ये ए पॉजिटिव को भी दे देगा, ए नेगेटिव को भी दे देगा, ये बी पॉजिटिव को भी दे देगा, बी नेगेटिव को भी दे देगा, ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास तो नहीं है। और ये ओ पॉजिटिव को भी देगा और ओ नेगेटिव को देगा। लेकिन अगर ओ वाली बात करेंगे, ओ पॉजिटिव की बात करेंगे, तो ये सिर्फ पॉजिटिव को ही दे पाएगा, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए ओ पॉजिटिव को, नेगेटिव को तो नहीं दे पाएगा ना। बात समझ पा रहे हैं ना। तो बस ये है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोलेंगे बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता। और यही होती है एक रोग जिसको बोलते हैं, आप समझ गए, इसी को बोलते हैं इनकंपैटिबिलिटी, असंगत हो जाता है, नहीं दिया जा सकता। यही होता है जब पहले कोई पॉजिटिव मेल हो, अगर इसका विवाह किसी ऐसे फीमेल से हो जाए जिसके पास नेगेटिव हो, तो आप जानते हैं पहला वाला बेबी तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल बेबी, फर्स्ट बेबी क्या होगा इनका, नॉर्मल। और सेकेंड बेबी क्या होगा, सेकेंड बेबी ढंग से होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हो जाएगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, फिटैलिस यानी बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रॉय कर देगा, मां की आरबीसी बच्चे की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए सेकंड बेबी क्या बर्थ ढंग से नहीं हो पाएगा, मर जाएगा वो। बात क्लियर, ये प्रॉब्लम होती, क्योंकि भाई बेबी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो मां के ब्लड से मिलेगा, और मां के ब्लड से मिलेगा तो मां के ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, और एंटीबॉडीज को मार देगा सेकंड वाले को। दैट्स ऑल, यही ओवरऑल है। बात समझ में आई, बात यही था। अब आगे आइए, चलिए चलो चलो,
Chloroplasts are present in all plants. Chloroplast contains chlorophyll pigment. बोलो बोलो बोलो, कौन सी सही है कौन सी गलत? बोलो बोलो बोलो। सी, गुड है ना, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट सभी पादप कोशिकाओं में होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो इस टाइप से होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा से बना होता है, और क्लोरोफिल इस ग्रेना के एक थैलेक्वाइड पे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेक्वाइड। ग्रेना जो होता है ना वो इस पर, जो क्लोरोफिल होती है वो इस पर होती है बेटा। क्लोरोफिल कहां होती है? यहां पर, ठीक है, ये है क्लोरोफिल। कहां पर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लिक्विड भरा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो है इसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना का एक जो पार्ट है इसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं, और इसी थैलेक्वाइड पर होता है क्लोरोफिल। बिल्कुल सही करा। नेक्स्ट, माइटोसिस रिजल्ट्स इन टू आइडेंटिकल डॉटर। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस को ही हम लोग बोलते हैं बेटा समसूत्री। समसूत्री विभाजन में माइटोसिस का मतलब क्या हुआ? समसूत्री। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये देखिए, ये कह रहे हैं समसूत्री विभाजन में दो समान पुत्री कोशिकाएं, पुत्र नहीं पुत्री, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि मियोसिस में चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिनमें अर्ध गुणसूत्र होते हैं और वे आनुवांशिक रूप से भिन्न होती। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर ग्रेना नहीं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर थैलेक्वाइड होता है। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेना। यहां पर भी होता, बिल्कुल। ये देखिए, माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस का काम क्या होता है बेटा? वृद्धि और मरम्मत करना। जैसे कहीं कट जाए, घाव को भरना, वृद्धि करना, मरम्मत करना, घाव भरना, यानी हीलिंग्स। जो हीलिंग्स है वो इसकी वजह, एक जैसी कोशिकाएं। मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इससे स्पर्म और क्या बनते हैं बेटा? मायोसिस के द्वारा मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवम, यानी शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म एंड ओवम। सिर्फ स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है सिर्फ वहीं पर माइटोसिस होती है। यानी माइटोसिस प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि माइटोसिस बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए, घाव भरने के लिए, है ना, उसके लिए जरूरी है। हाँ, ओके, आओ जल्दी से आओ और करो इसको। नेक्स्ट, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, यह रक्त स्तर में शर्करा को बढ़ाने में सहायता करता है। इंसुलिन के बारे में आपको बताना है। ओके विकास, गुड बेटा, थैंक यू। चलो आगे। ए, अग्नाशय से स्रावित होता है और यह रक्त स्तर को बढ़ाता नहीं बल्कि घटा करके मेंटेन करता है ना, यह बढ़ाता नहीं बेटा। आप जानते हो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहां पर होती है? यहां पर पैंक्रियाज होती है, ये देखो।
आपके ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में दो पार्ट होते हैं। एक एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो हार्मोन निकालता है उसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस आइलैंड्स, इजलेट्स। तो लैंगरहैंस इजलेट्स में तीन होती, मैंने आपको बताया भी था, अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा। ये निकालता है ग्लूकेगॉन और बीटा निकालता है इंसुलिन और ये निकालता है सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकेगॉन का काम होता है ये काम ग्लूकेगॉन करता है, ना कि इंसुलिन करता है ना? ठीक है, इंसुलिन तो कम करके उसको मेंटेन करता है और सोमैटोस्टेटिन इन दोनों को रेगुलेट करता है, कौन ज्यादा निकले कौन कम निकले ये करता है। हां, ये मेंटेन करता है शुगर लेवल को, बिल्कुल। लोअर ब्लड इट सिक्रीट बीटा सेल, लोअर का मतलब लोअर एंड बैलेंस, इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक ग्लाइसीमिक फैक्टर। ये हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर कौन? इंसुलिन। यानी ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है, जबकि ग्लूकेगॉन, जो ग्लूकेगॉन है ये क्या करता है? ये हाइपर है बेटा, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर। ये हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर ये बढ़ाता है। इसमें टी सेल नहीं है बेटा, टी सेल तो डब्ल्यूबीसी की जो होती है ना, टी लिम्फोसाइट, अब बहुत सेल हैं, वो तीन बहुत। चलो चलो बताओ इसको, 9वें को। मानव में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, श्वेत रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करती। केवल ए, बिल्कुल। आपको पता है मैमल्स में किसी में नहीं होता, अगर ऊंट और लामा को छोड़ दें तो सब जो होते हैं सब के आरबीसी केंद्रक रहित होते हैं। और आरबीसी का काम क्या होता है आपको पता है? ये प्रोटेक्शन करता है, इम्यूनिटी बनाता है। आरबीसी लैक न्यूक्लियस कैरी मोर हीमोग्लोबिन, इसीलिए आप जानते हैं केंद्रक नहीं होता ताकि वह अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन ले जा सके। मैंने आपको पहले भी बताया था, बाई कॉन्वे हो भाई, अगर न्यूक्लियस होता तो जगह कहां बचती हीमोग्लोबिन रखने की। आरबीसी जो होता है वो क्या करता है? इम्यूनिटी बनाता है, इम्यून सिस्टम को, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। हां, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायरस आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ये कह रहा है कि होस्ट सेल के बारे में, यानी जिसके ऊपर आता है ये होस्ट सेल, होस्ट यानी इसको हम बोलते हैं पोषद, यानी जिसके ऊपर उसने अटैक किया है, होस्ट है ये। होस्ट यानी पोषद। जैसे मान लीजिए वायरस मेरे ऊपर आया तो मैं पोषद हो गया, मैं होस्ट हो गया उसका। तो ये कहता है वायरस आर नॉन लिविंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट के बाहर वायरस क्या होता है? निर्जीव होता है। ये केवल जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी प्रतिकृति यानी अपना जैसे रूप बना पाते हैं, यानी अपना क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपना द्विगुणन कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विगुणन।
आदत नहीं है ना। ओके गुड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये बिना पैरासाइट का तो रह ही नहीं सकता, और ये अपना प्रजनन जो होता है वो होस्ट सेल में ही करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोलो, कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बोलते हैं ना कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग। निम्नलिखित में कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही है? इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। अच्छा मैं बात करता हूं, 22 वाला लेक्चर नहीं चल रहा है क्या? जो 22 को हुआ था मेरा वो वाला लेक्चर नहीं चल रहा है क्या? लाइव देखो। बाईस तारीख को जो था, बोथ। यह पौधे की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या यह बात सही है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं, यह भी बात सही है, यानी दोनों सही हैं। आप तो जानते हो। क्यों भाई? यहां देखिए, हम लोग क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O, और ये बना देते हैं क्या, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। इसमें भी हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 लेते हैं और 6 ही निकलते हैं, तो यही है, ये तो हम जानते ही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग होते हैं? बोलिए। सी, पक्का? बिल्कुल बेटा, मैंने बताया था मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम, और इसका वेक्टर एनाफिलीज अमीबासिस एंट अमीबा से, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका ये होता है जिसकी वजह से अमीबासिस होती है। इसी को हम लोग पेचिस भी बोलते हैं, अमीबासिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेचिस, है ना? तो दोनों सही। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है ये, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, हालांकि प्लाज्मोडियम के कई होते हैं ना। चल रहा है? चल तो रहा है बेटा, आप बोल रहे हो कि नहीं चल रहा है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन से होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हीमोग्लोबिन के बारे में सही है? इट इज फाउंड इन आरबीसी, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू डिजीज, लंग्स टू टिश्यू। अरे मेरे लाल, हो तो रहा है यहां पर। पी फॉर क्या, पी के क्या नाम बोलूं मैं? पी चल रहा है ना एकदम, चल तो रहा है। मैं कैसे जानूं आप पर नहीं चल रहा है? यहां तो सब बच्चों पर चल रहा है, मैं देख ही रहा हूं। एक बार चेक करो आप फिर से। ए है ना, ये तो गलत बात हो गई। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊतक से
ध्यान रखना बेटा, ये बात तो गलत हो गई, यानी ये सही है ये गलत है, यानी ए इज द करेक्ट। यहां पर एक पॉइंट ही ध्यान, हीमोग्लोबिन मुख्यतः ऑक्सीजन को ले जाता है, अधिकांश CO2 प्लाज्मा में एक बाई कार्बोनेट के फॉर्म में आता है, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है ना। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैस का ट्रांसपोर्टेशन हमने बताया था, गैस ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें हमने बताया था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की बात। तो हमने बताया था ऑक्सीजन को कैरी 98% कौन करता है, 98% तो आरबीसी करता बेटा, और थोड़ी सी मात्रा जो है लगभग 2% के अप्रॉक्स करती है, ये प्लाज्मा करती है, ये इतना मैंने बताया था। और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो पार्ट में जाता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है, एक प्लाज्मा में प्योर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, एक बाई कार्बोनेट के रूप में, बाई कार्बोनेट के रूप में ये जाती, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यानी 23%, ये जो होता है ये आरबीसी के द्वारा भी लाया जाता है, हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी का हीमोग्लोबिन 23% कार्बन डाइऑक्साइड भी लाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए इस बात पॉइंट को भी आप रखिएगा। बाकी 7% ये लेके आता है और 70% इस पा में जाता है, ये दोनों प्लाज्मा के द्वारा जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन, अगर ये बोल देता कि टीसू से लंग्स तक हीमोग्लोबिन कुछ मात्रा में लाता है, अगर हीमोग्लोबिन कुछ मात्रा में लाता है, कुछ मात्रा में CO2 को लाता है, तो क्या हो जाता, तब ये बात सही हो जाती बेटा। यहां पर उल्टा लिख दिया है, इसलिए देखिए, यह फेफड़ों से ऊतकों तक कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, उल्टा लिख दिया है, फेफड़ों से बोल रहा है ना, फेफड़ों से ये सिर्फ ऑक्सीजन ले जाएगा, ऊतक से फेफड़े तक लाएगा, उल्टा करेगा ये 23%। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैंने यही बताया कि ये 23% करता है ये काम। तो ऐसा नहीं कि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कैरी करता, डिपेंड है कि कैसा है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती, बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बोलो। इट यूज रेपिटेटिव सीक्वेंस इन डीएनए, इट इज यूज्ड इन फोरेंसिक एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, यानी यह डीएनए में दोहराए गए अनुक्रमों का उपयोग करता है। रिपीटिंग सीक्वेंस,
चलो चलो लिखो। डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन सा सही है? डब्ल्यूबीसी हेल्प इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, दे आर मोर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होते हैं, इनकी संख्या आरबीसी से अधिक होती। हो जाएगा मेरे लाल, अभी चलो तो सही। बिल्कुल, ये दोनों, ये आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, यानी एक सही। भाई आप जानते हैं कि अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इसकी संख्या होती है बेटा 45 लाख से 55 लाख, 45 टू 55 लैक्स पर डेसीलीटर, जबकि इसकी होती है 6000 टू 9000 पर डेसीलीटर, और इसकी होती है 2 टू 5 लाख पर डेसीलीटर। तो बहुत अंतर है ना? नेक्स्ट बोलो, बोलिए बोलिए। हाँ, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, है ना? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्सीन। वैक्सीन हेल्प इन द डेवलप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, दे कंटेन लाइव पैथोजेंस देन दैट इमीडिएट कॉज डिजीज। ए सही है। जीवित रोगाणुओं को डालेंगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, यानी जीवित नहीं होते। इसमें क्या होता है बेटा? ये सही है, यानी दिस वन इज द करेक्ट। देखिए, वैक्सीन इंट्रोड्यूस वीकेंड या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजेंस, ये वीकेंड कमजोर करके डेड डाला जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें डाला जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग द डिजीज, है ना? पता चला कि हो गया फिर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको बताना। बेटा वो जेनेटिक डिस्टर्ब जो रहते हैं ना, वो नहीं सुन पाएंगे। जेनेटिक डिस्टर्बेंस वाले को कुछ नहीं किया जा सकता। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स। सेफ्टी का है ना, एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी होता है भाई, लंग्स नहीं। नेफ्रॉन रक्त को छानता है, मूत्र के साथ जो है यूरिया बाहर होता है ना। यूरिया एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, नॉट लंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट इज आर ट्रू। किडनी, बिल्कुल। इसमें बताइए आप, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स deoxygenated blood, the left side of the heart pump oxygenated blood through the blood, through the lungs.
18 का बहुत करेक्ट। बायां भाग ऑक्सीजन युक्त फेफड़ों में पंप करता है, यहां पर देखो पूरा पढ़ो मेरे लाल। ए राइट है बिल्कुल, बी गलत है। ये फेफड़ों में, अगर पूरे बॉडी में करता तो बात सही थी, है ना। दाहिना भाग ऑक्सीजन रहित करता है, यानी राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड तो करता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड करता है तो बॉडी में करता है, नॉट लंग्स में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे स्लो डाउन द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बोलो। बिल्कुल है ना, एक करेक्ट। धीमा नहीं करते बेटा, तीव्र करते। एंजाइम अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्लेटलेट्स के बारे में सही है? प्लेटलेट्स इज इन द ब्लड क्लॉटिंग, दे आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जो सिंसियर होके दे रहा है बेटा, उसका सब लगभग लगभग सही हो रहा है। गुड। मैं बार बार कहा हूं कि जब भी आप लिखा करो तो जरूर नंबर डाल दिया करो। जैसे 19 डाल रहे हो, 19 का ए, 19 का बी, 20 का ए बी, जो भी हो। स्पीड अप। ए बिल्कुल है ना। प्लेटलेट्स थक्का बनाते हैं लेकिन डब्ल्यूबीसी के भाग नहीं है, अलग है। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं बेटा, है ना। थ्रोम्बोसाइट कहे जाते हैं ये। देखिए प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स, नॉट डब्ल्यूबीसी, है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक श्वसन, एरोबिक श्वसन का मतलब होता है आक्सी श्वसन बेटा, आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन। और इसका मतलब होता है अनाक्सी श्वसन। इसका मतलब क्या होता है? अनाक्सी श्वसन। ठीक है, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। anaerobic respiration occur in the presence of oxygen। ए ही करेक्ट है बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ग्लूकोज का कंप्लीट क्या होता है? कंबस्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है, और साथ ही 36 एटीपी निकलती है ना। ये एरोबिक है। जबकि उसमें क्या होता है? पार्शियल होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो इसमें क्या बनता है? एथिल एल्कोहल C2H5, या हम ऐसे लिखते हैं एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल, या लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और प्लस 2 एटीपी बनता है बेटा। सिर्फ इसमें 2 एटीपी बनती है, आप देखो उसमें 36, इसमें 2। ये एनारोबिक है। इसमें सिर्फ कितनी बनती? 2 एटीपी, जबकि इसमें कितनी बनती बेटा? 36 एटीपी, है ना। इसीलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में? यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए,
इट इज यूज इन मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डीएनए के सीधे हेर फेर से संबंधित है। इसका उपयोग आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों के निर्माण में होता है। बोलिए। बिल्कुल, है ना। डीएनए में तोड़ना जोड़ना यही क्या कहलाता बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसका उपयोग अनुवांशिक, बिल्कुल। जीएमओ क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको आप ट्रांसजेनिक बोलते हो। ढेर सारी ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं है? ट्रांसजेनिक जो क्रॉप होती है, क्रॉप जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, मस्टर्ड, तो ये क्लियर। जेनेटिक अभियांत्रिकी डीएनए के बदलने की प्रक्रिया जिसमें जीएमओ बनते। कौन बीमारियां फंगस से होती हैं? फफूंद से। फंगस से कौन होती? बोथ। रिंगवार्म, एथलीट फुट, यानी दाद, इसी को हम लोग बोलते बेटा दाद। ये खाज नहीं है, पैरों में, आप जानते। तो दोनों सही। ट्रांसपीरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन। इट हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में यह पूछ रहा है। बिल्कुल, है ना। दोनों बात सही है। इसी की वजह से तो यह खिंचाव बढ़ता है। ये देखिए, वाष्पोत्सर्जन जल को ऊपर की ओर खींचने में मदद करता है और पौधे को ठंडा भी रखता है। तो दोनों काम करता है। मांसपेशियां, ऊतकों के बारे में निम्नलिखित आप बताइए। कौन सी मांसपेशियां? मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको बताना है, यानी पेशी ऊतक जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। यह कह रहा है कि हृदय मांसपेशियां ऐच्छिक नहीं होती और इस पे रेखी पाई जाए, या इसको बोलते हैं रेखित होती हैं। रेखित मतलब रेखा पाई जाती है। ऐसे आपने देखा होगा मसल्स जो होती है उस पर ऐसे ब्लैक डार्क एंड लाइट बैंड नहीं पाई जाती, जो डार्क एंड लाइट बैंड, उसकी बात कर रहा है। कोमल पेशियां, या इसको बोलते हैं बेटा स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स। यहां पर आप देख लीजिए, स्मूथ मसल्स, कोमल, या इसको हम क्या बोलते हैं? चिकनी पेशियां ऐच्छिक होती हैं और अधारित होती हैं। अरेखित, अधारित या अरेखित। पच्चीस का बी, बिल्कुल, है ना। एंड स्ट्रिएटेड, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां देखिए बेटा, ये कह रहा है वॉलेंटरी भी होती है और स्ट्रिएटेड भी होती है। स्ट्रिएटेड धारी तो होती है ना उस पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉन स्ट्रिएटेड नहीं लिखा, हम तो इसको देख लिए। धारित होती है, आपकी इच्छा पे काम नहीं कर सकती। और ये ऐच्छिक होती है, करें, ये ऐच्छिक कहां होती हैं? आपकी इच्छा पे कहां काम करती हैं? यानी दिस वन इज द करेक्ट ओनली। दो नहीं है। ऐच्छिक कहां होते? अनैच्छिक होती हैं। ए इज करेक्ट, गुड, सुमन ने सही बताया। तो ये क्या? कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, बिल्कुल रेखित होती हैं ये। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रिएटेड। समझ में आया? यस। ये सिर्फ कहां पाई जाती हैं? स्मूथ वाली कहां पाई जाती है? ये कोमल पेशी या चिकनी पेशी?
चिकनी पेशियां कहां पाई जाती हैं? खोखले अंगों की दीवारों में, यानी फाउंड इन hollow organs, hollow organs of the found in the wall of hollow organs of the body, organs of the body. खोखले अंगों की दीवारों में पाई जाती, बेटा कहां पाई जाती है? खोखले अंगों की दीवारों में, जैसे आमाशय, गर्भाशय, आंतों, रक्तवाहिकाओं, ब्लड वेसल्स, यूटेरस, सब में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन मानव पाचन के बारे में सही है? चलो चलो, अब फास्ट होगा बेटा, बिल्कुल फास्ट होगा, अब बहुत तेज करेंगे। पेप्सिन इज द सिक्रेटेड इन द स्टमक एंड हेल्प डाइजेस्ट प्रोटीन। बाइल कंटेन्स एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट। विच वन इज? हाँ बिल्कुल चंदन, डोंट वरी, अब टाइम हो गया है तो अब फास्ट करते हैं हम लोग। ओके ओके कुमार, आगे देखो। ए, बिल्कुल सही। पित्त में वसा पाचन के एंजाइम नहीं होते, ये सिर्फ वसा का क्या करती है? इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन एंजाइम जो पेट में प्रोटीन को तोड़ता है, पित्त वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी पायसीकरण, ना कि इसको तोड़ता है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी कह रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का प्रतिकृत यानी डुप्लीकेशन, द्विगुणन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द्विगुणन। द्विगुणन साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए का निर्माण होता है। हां, 27 का कौन सा? बी सही है, ए गड़बड़, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो सिर्फ सॉरी सॉरी, बी इज करेक्ट। देखिए, डीएनए पद के यूकैरियोट में केंद्रक के अंदर बनता है बेटा, है ना? रेप्लिकेशन कहां होता है? न्यूक्लियस में। और यह बात सही है कि ट्रांसक्रिप्शन से यह बनता है। भाई ये देखिए, डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं? आरएनए। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। सभी आरएनए, चाहे आरआरएनए, चाहे टीआरएनए, चाहे बारएनए, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। लेखन। और यहां से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। और ये सारा का सारा ये कहां होता है? ये दोनों डुप्लीकेशन और ये सारा यहां, अनुवादन नहीं, अनुवादन तो साइटोप्लाज्म में होता है, यहां तक। ये न्यूक्लियस में होता है बेटा, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म, ईआर, इनमें होता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोगमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक को इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, ये पूरे प्रोसेस को। Which of the following is true about the plant hormone? Auxin promotes cell elongation, abscisic promotes seed germination.
बोलिए। बिल्कुल, ऑक्सीन तो सेल एलोंगेशन करता है बेटा, यानी ऑक्सीन कोशिका की वृद्धि को प्रोत्साहित तो करता ही करता है, आप जानते हो, और यही एपिकल डोमिनेंसी को भी शो करता है, यानी लंबाई बढ़ाने में। एब्सिसिक अम्ल अंकुरण को रोकता है, यह काम करता है जिब्रेलिन। अंकुरण जो करता है वो जिब्रेलिन करता है बेटा, मैंने आपको बताया था। यानी कौन सा सही होगा बोलो? फर्स्ट, ए सही है। ऑक्सीन हेल्प इन सेल एलोंगेशन, एब्सिसिक इनहिबिट जर्मिनेशन एंड प्रमोट डॉर्मेंसी। यानी एब्सिसिक ये चीज क्या करता है? आपको रोकता है, प्रसुप्तावस्था को बढ़ाता है। और जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन ये ब्रेक करता है बेटा, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, यानी अंकुरण को बढ़ाता है, ये अंकुरण को ये बढ़ाता है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो कोई बात नहीं, आओ फास्ट करो। धमनी रक्त को हृदय से बाहर ले जाती, ये बात तो एकदम सही है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। सभी नहीं लेके जाती, फुफ्फुस धमनियां तो गड़बड़ा देती है ना यहां। ये देखिए, एक तो सही है, धमनियां हमेशा हृदय से रक्त को बाहर ले जाती, लेकिन फेफड़ों की धमनियां ऑक्सीजन रहित ले जाती, जिसको आप क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। Consider the following. Antibody are produced by T cell. They are protein that help in fighting infection. बिल्कुल, यानी सेकेंड, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं, ये टी सेल से नहीं, बी सेल से, मैंने बताया था इसको, बी सेल से होती, बी लिम्फोसाइट से बनती एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट से बनती, मैंने आपको बताया था, टी से नहीं, टी तो इम्यूनिटी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई? फंजाई आर ऑटोट्रॉपिक, फंजाई प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। पहली बात तो आपको पता है कि फंजाई ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उसमें भी सेप्रोफिटिक होते हैं। हाँ, ये बीजाणु बिल्कुल स्पोर से फैलते हैं, तो सेकंड इज द करेक्ट। ये देखिए, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा है ना? हेट्रोट्रॉपिक में ये भी देखिए, फफूंद परपोषी भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब, परपोषी का मतलब क्या? परजीवी नहीं, परपोषी में दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं सैप्रोफिटिक्स, और कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अरे भाई, जो दांत खाज खुजली पैदा करते हैं वो, और ये दोनों अलग अलग दोनों हो सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं मृतोपजीवी, परजीवी। नेक्स्ट, द ब्रेन इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हिंदी में ही तो बताया, ये देखिए, मृतोपजीवी है, परजीवी, मृतोपजीवी, देखो, यानी बिल्कुल मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग तो होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन द्वारा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कवर किया जाता है, यानी फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड इज, मस्तिष्क रिफ्लेक्स एक्शन का हिस्सा है, हाँ, केंद्रीय तंत्रिका का है। रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कवर किया जाता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, बायोडायवर्सिटी इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रेटर बायोडायवर्सिटी लीड्स टू वीकर इकोसिस्टम। ओके, बिल्कुल, पहला सही है, दूसरा वाला नहीं सही, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट। ओनली वन, बायोडायवर्सिटी स्ट्रेंथ इकोसिस्टम, जैव विविधता जितनी बढ़ेगी बायोडायवर्सिटी
जितनी बढ़ेगी उतनी मजबूत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बोलो। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, दोनों आप जानते हो। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक साल्मोनेला टाइफी और एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स? मोनोकॉट में क्या पाया जाता है? एक बीजपत्री, यानी एक बीजपत्री पौधों में कौन सी विशेषता होती है? पैरेलल वेनेशन होता है, पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है, टैप रूट पाई जाती है, मुख्य जड़ तंत्र यानी मुसला जड़ तंत्र पाया जाता है। बोलो। तो पहला वाला तो सही है, यानी पैरेलल वेनेशन तो होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब समझ पा रहे हो? इनकी पत्तियां अगर हम देखें तो जैसे ये पत्तियां ये लगी हुई हैं बेटा, तो ये आप देखेंगे ये लंबी लंबी पत्तियां होती हैं और इनमें ऐसे समानांतर, कभी तेज पत्ते को उठाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल। और जड़ जो होती है इनकी कैसी होती है? मैंने आपको बताया था, जड़ जो होती है वो झकड़ा जड़ होती हैं, ये ना कि मुसला। तो ये इसलिए 1 इज करेक्ट। Which of the following statement is regarding to the circulatory system? Vein carry blood to the heart. All veins carry deoxygenated blood. ये तो उसी का जस्ट उल्टा है, तो आप जान ही रहे हो। पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है, यानी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती, बिल्कुल अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं ये। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है? ए। शिराएं हमेशा रक्त को ले जाती है लेकिन फुफ्फुसी जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त ले जाती है, इसीलिए वो सभी नहीं लेके जाती। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं। प्रकाश, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है लेकिन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ओनली 1 ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट, which of the following statement about enzyme is correct? Enzyme is biological catalyst. Enzyme gets consumed in the reaction they catalyzed. यानी एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, यह बात तो सही है। एंजाइम जिस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उनमें स्वयं समाप्त हो जाते हैं क्या? उत्प्रेरक नहीं। बोलो। बिल्कुल, उत्प्रेरक नहीं समाप्त होते भाई। एंजाइम यस ये काम करता है, सेकंड वाला नहीं। कैटलिस्ट में भी ये बचा रहेगा हमेशा। Which of the following statement about evolution is true? Survival of the fittest. और लेमार्क ने कहा कि एक्वायर्ड है ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन कहा? लेमार्क बिलीव इन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। चार्ल्स जो है सिलेक्शन, बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें। लेमार्क ने यही कहा था एवोल्यूशन के पक्ष में, तो ये दोनों बातें सही। सी इज द करेक्ट। डार्विन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन जो आप बोलते हो, सर्वाइवल। और लेमार्क साहब ने कहा कि बार बार कोई भी अंग आप बार बार यूज। बफरिंग कर रहा है क्या? नेटवर्क की वजह से? कैसा नेटवर्क? अच्छा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा? बटरफ्लाई, ऑक्टोपस। तो आपको पता है बटरफ्लाई है, ऑक्टोपस तो आपको पता है ये मोलस्का से है, तो बटरफ्लाई इज द करेक्ट, ओनली 1। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा से, जबकि ऑक्टोपस मोलस्का से। ओके। अच्छा, फिर से आइए, किसको नहीं समझे? मैंने कहा एंजाइम तो कहां यूज हो जाते हैं ना, एंजाइम कहां ये यूज होते हैं बेटा? ये तो बचे रह जाते हैं, एंजाइम यूज नहीं होते। एंजाइम सिर्फ आपके बोलते हैं कि जल्दी करो काम, करवाते हैं। लेमार्क और डार्विन दो थे।
लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने कहा कि देखिए किसी भी अंग का हम बार बार उपयोग करेंगे तो वो अंग जो है ज्यादा विकसित हो जाता है। जिराफ को लेकर के बोले कि जिराफ जो है वो बार बार वो पत्तों को खाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके जनरेशन में उसके सिर जो है बड़े हो गए। लेकिन डार्विन साहब ने कहा नहीं, जिसके सिर बड़े थे वही बचा, बाकी सब मर गए। तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। 40 तक हम लोगों ने देखा। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन? किडनी, लंग्स या कौन? वैसे देखा जाए तो दोनों हैं। क्यों भाई? अगर देखा जाए तो दोनों हैं। मान सकते हैं कि नहीं दोनों? हाँ, अगर इसने मुख्य सहायक अंग, अगर मुख्य उत्सर्जी अंग दिया होता तब तो हम बात करते। मैंने आपको बताया था कि किडनी भी है, लंग्स भी है, लीवर भी है, स्किन भी है। ये सारे, और ये जो होते हैं ये सहायक हैं, एसेसरी, एक्सेसरी, ये प्राइमरी है। लेकिन इसने ये ऐसा कुछ कहा नहीं, इसलिए हम दोनों लगा दिए। तो दोनों क्या है? बोथ आर, दोनों काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन? मानव के त्वचा में कौन सी होती है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन डी आप जानते हैं, है ना, जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये बनती है। विटामिन के नहीं, विटामिन के तो आंतों में बनती है। विटामिन डी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, आपको पता है, इसीलिए इसका नाम ही है कैल्सी कोलेस्ट्रॉल, है ना? क्या नाम है इसका? कैल्सी, इसका नाम है क्या? बोलो। कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से कैल्सीफेरॉल। दो टाइप की, अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोलिकैल्सीफेरॉल। Which of the following statement is regarding DNA? DNA has double helix structure. It is made of amino acids. Amino acids से नहीं बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। डीएनए मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। 3 चीजें बनी होती हैं, सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फास्फेट। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस के द्वारा कौन होता है? पोलियो, मलेरिया। बिल्कुल, पोलियो वायरस की वजह से होता है ये, तो पोलियो है। मलेरिया तो प्रोटोजोवन की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम आइवेक्स। पोलियो वायरस की वजह से मलेरिया, पोलियो होता है, और मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू? यानी संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है इसमें? कार्टिलेज, मसल्स, उपास्थि, मांसपेशियां। बिल्कुल, ये मस्कुलर टिश्यू है ना, उपास्थि तो है, आपको पता है। तो विच वन इज सेकेंड इज द करेक्ट। मांसपेशियां ये उपास्थि संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कॉलेरा? बैक्टीरिया या वायरस? बोलो, बैक्टीरिया या वायरस कौन करता है? दोनों करते हैं क्या? कॉलेरा बैक्टीरिया करता है, आपको पता है कौन सा? वाइब्रियो कॉलरी। यानी विच वन इज, फर्स्ट वन इज करेक्ट। वाइब्रियो कॉलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलरा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट? ऐच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित कर? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है या सेरिब्रम? बोलो। बिल्कुल सेरिब्रम, हालांकि सेरिबेलम होना चाहिए। सेरिबेलम करता है बेटा, वैसे भी सेरिबेलम, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। खैर कोई नहीं, यहां पर वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल बाय सेरिब्रम, मेडुला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस। Which blood group is called the universal recipient? बोलो। अभी हम आपको बताएं कि O नेगेटिव और O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, इनमें से बताओ कौन यूनिवर्सल डोनर और कौन यूनिवर्सल ये रेसिपिएंट? तो आप बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर ये है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये, तो यानी AB।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स? फाइट ऑफ फ्लाइट के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? एड्रिनलिन, इंसुलिन, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार? या दोनों? बिल्कुल, सिर्फ एड्रिनलिन। इसको 3F हार्मोन बोलते हैं, आप जानते हो, फाइट फाइट फ्लाइट, इस कारण से इसको। एंड द लास्ट एंड विच आर द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? अपेंडिक्स, लीवर? अपेंडिक्स है ना, ये ढेर सारे, जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी है, निमेशक पटल आंख का, इसको क्या बोलते हैं? निमेशक पटल, ये भी एक है। विजडम टीथ, विजडम टीथ जिसको आप बोलते हो अक्ल दाढ़, ये भी है। और मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये कर्ण पल्लव की पेशी, पेशी, ये सारे के सारे क्या है बेटा? सारे के सारे, हां, वेस्टिजियल, यानी जिसकी अब जरूरत नहीं हमारे बॉडी में। नहीं, इस समय भागो उड़ो डरो में नहीं। अपेंडिक्स यानी फर्स्ट। नेक्स्ट, कल भी विविध टॉपिक है क्या? कल विविध टॉपिक है। हम्म, तो कल तो मेरे ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री है कि यही है, हैं? कल के क्वेश्चन कैसे चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल हो ही जाएगा। कोशिश करेंगे तो बेटा क्या नहीं हो जाएगा, बिना कोशिश किए कुछ नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। कुमार विश्वास, इत्तेफाक से मैं भी इंजीनियर ही हूं बेटा। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा मेरे लाल, काहे घबरा रहे हो? अच्छा, मिक्स करके पढ़ाऊं? ओके, हम यहां पर काफी कवर करेंगे, आप घबराओ नहीं बेटा। हाँ वही तो, कल फिजिक्स है ना, मुझे लगा कि ये, मुझे लग रहा है ये गलत छप गया है। आप लोग देख लेना बेटा, जो टॉपिक में कल का क्या है, हमें तो फिजिक्स ही समझ में आया था। एक सेकंड में देखता हूं, जस्ट वेट। मेरे पास पहले आया हुआ था तो फिजिक्स वाला ही था, और यहां पर ये मैं देखता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, मेरे पास जो पहले से प्लानर आया था उसमें तो यही था, अब पता नहीं कौन सा आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हम्म,
हाँ बेटा, कल ना फिजिक्स फिजिक्स है कल। कल फिजिक्स है, लाइट और साउंड, बिल्कुल बिल्कुल। लाइट वेव एंड साउंड। लाइट वेव एंड साउंड है, ये गलती से छप गया मुझे लग रहा है, क्योंकि आज तो मिसलेनियस हो गया ना। मैं इसमें लिख देता हूं। कल संडे का ऑफ है क्या? हाँ बिल्कुल, कल मेरा ही होगा क्लास। तो इसको मैं क्या करता हूं, फिजिक्स कर देता हूं। फिजिक्स उसे पढ़ने में ही आनंद आता है। हटा दें? काफी बच्चे पढ़े फिजिक्स मेरे से, तो यहां पर लिख देता हूं लाइट एंड लाइट। ज्यादा दुबला पतला हो गया क्या? थोड़ा सा और मोटा लिख देता हूं, लाइट वेव एंड साउंड। ये होगी फिजिक्स की। आप लोग मुझे शुरू से नहीं